अभी यहाँ पर बीते कुछ हफ्तों में शेयर मार्केट का क्या हाल है इसके बारे में आपको पता ही होगा और आपका भी पोर्टफोलियो यहाँ पर इन सभी बातों का हिस्सा है तो डोंट वरी, क्योंकि पूरे के पूरे मार्केट का यही सेम टू सेम हाल है। अगर यहाँ पर कुछ ब्रॉड इंडेक्सेस की हालत देखे पिछले एक महीने में, अगर निफ्टी को देखा जाए तो 5% से डाउन है, निफ्टी 100 यहाँ पर 6% से डाउन है और निफ्टी स्मॉल कैप 50 पूरे 11.28% से डाउन चल रहे हैं। और ये फॉल यही तक सीमित नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ सेक्टरल इंडेक्सेस को देखें वो अपने 52 वीक हाई से निफ्टी बैंक 13.4%, निफ्टी ऑटो 23.7% और सभी से खास सेक्टर यानी कि निफ्टी एनर्जी 38%, यानी कि इतने परसेंट ये सभी के सभी डाउन चल रहे हैं। और इन सभी के सभी सेक्टर्स के प्राइसेस आखिर किस तरीके से गिर रहे हैं आप सभी देख ही सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपके पोर्टफोलियो का लॉस यहाँ पर इससे कम है तो आप एक बेहतर स्थिति में भी मौजूद हैं, लेकिन आखिर कब तक रहेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। और इन्हीं सब चीजों का सवाल आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी कि ढूंढने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कि ये मार्केट अक्टूबर से यहाँ तक इतनी तेजी से आखिर क्यों गिर रहा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर कि कब तक गिरने वाला है इसी तरीके से। और इन सारे के सारे सवालों के लॉजिकल जवाब आपको इस वीडियो में यहाँ पर मेरे साथ मिलने वाले हैं, यानी कि मेरे थ्रू मिलने वाले हैं। मैं देने वाला हूँ इसका जवाब। देखिए यहाँ पर शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट कैसे चला करता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जब यहाँ पर कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो लॉन्ग टर्म में उसके शेयर प्राइस की वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी और ओवरऑल बाकी सारी कंपनीज अगर खराब यहाँ पर परफॉर्म करती है तो सीधी सी बात है मार्केट भी वहाँ पर खराब परफॉर्म करने लग जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी पर नजर डाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर है ये चीज, क्योंकि जो आपके सामने मैं अभी डेटा रिवील करने वाला हूँ उसमें काफी ज्यादा शॉकिंग चीजें आपको सुनने मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर आरबीआई क्या करती है ना कि हर साल ग्रोथ फोरकास्ट करती है, यानी कि किस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी किस तेजी से बढ़ने वाली है उसका एक फोरकास्ट देती है, जो कि था 7.25%। अगर यहाँ पर इस नंबर पर ध्यान दे तो ये कोई बहुत ही एग्रेसिव नंबर नहीं दिखाई देता ना, यूँ कहा जाए तो एक मॉडरेट नंबर था। हम कई बार 7% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ देखते हुए आ चुके हैं। अगर हमें डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप इकोनॉमी की तरफ अगर जाना है, ये जो हमारी ग्रोथ है ना हमारी, यानी कि ऑन एन एवरेज 6 to 7% की ग्रोथ, इसे हमें 10% के आसपास ले जानी होगी, क्योंकि 2021 में 9.7% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी जीडीपी में। और वो इसलिए क्योंकि 2020 में हम -5.8% पर थे, यानी कि यहाँ पर उसकी रिकवरी हो गई थी मात्र। लेकिन 2022 में 9.7% से सीधे हम 7% पर आ गए, यानी कि 2% गिर गया था। और 2023 में ये दिखाया जा रहा था कि हमारी ग्रोथ रेट बढ़कर 8.2% हो गई थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 7.25% बहुत कंजर्वेटिव नंबर है। लेकिन शॉकिंगली यहाँ पर हुआ यह है कि आरबीआई ने इस नंबर को अभी रिवाइज कर दिया है, और रिवाइज करके यहाँ पर बढ़ाया नहीं है बल्कि कम कर दिया है दोस्तों, और अच्छा खासा कम करके इसको मात्र 6.6% पर लाकर खड़ा कर दिया है। और अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट चल रही है ना वो महज 6.4% की चल रही है, यानी कि आरबीआई ने जो यहाँ पर रिवाइज्ड स्टेटमेंट दिया है, जो नंबर दिया है उससे भी कम चल रहा है दोस्तों। उससे भी शॉकिंग बात तो यहाँ ये है कि Q2 था ना, जो उस समय इंडिया की जो ग्रोथ रेट रही है वो महज 5.4% की रही है, यानी कि उससे भी कम रही है। अब देखो हम में से कई लोग ये बोलते हैं कभी कभार कि हमें चाइना को बीट करना है, हमें डेवलपिंग सेक्टर में आगे बढ़ना है वगैरह वगैरह, लेकिन इन सब चीजों के लिए उनको ये समझाना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही जरूरी है अगर हमें ऐसा करना है तो। लेकिन वो बेवकूफ समझते ही नहीं है। और यहाँ पर हमारे साथ एक और दिक्कत है कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है और सारी की सारी यहाँ पर यंग जनरेशन है। लेकिन यूँ देखा जाए तो ये सारी की सारी चीजें हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन हम इसे अपॉर्चुनिटी में तब्दील नहीं कर पाते। सबसे बड़ी हमारी दुखद बात है। और यहाँ पर इकोनॉमी की बात एक बार फिर अगर मैं कर लूँ तो एक बार फिर से वो लगातार पिछले 2 सालों से डाउनफॉल पर जा रही है। अब यहाँ पर आपको एक शॉकिंग डाटा बताता हूँ। आप जो यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट है और ये 1990 से लेकर अब तक का डेटा है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 1991 में इनकी ग्रोथ रेट 9.3% की थी, फिर 1992 में महज 2 साल के अंतर्गत 14.2% की आ गई थी ग्रोथ रेट। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 1990 से लेकर 2007 तक, यानी कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए थे, यानी कि उन 17 सालों में जो किसी साल में किसी एक साल में सबसे लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट आई है अगर चाइना की, तो वो है साल 1999 का टाइम, यानी कि उस टाइम उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट मात्र 7.7% की थी। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उस पूरे नंबर का अगर आप एवरेज निकालोगे यहाँ पर, मतलब जितने भी सालों का जीडीपी ग्रोथ रेट है यहाँ पर चाइना का, वो हमेशा आपको 10 के करीबन आसपास देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और 2008 के आसपास, यानी कि 2007-8 के आसपास जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी तो उसके आसपास भी इनका जीडीपी ग्रोथ रेट जो था ना वो ज्यादा कम नहीं देखने को मिला। रिसेंटली चाइना का ये कहना है कि उनका जो ट्रेड सरप्लस है ना, यानी कि एक्सपोर्ट का, वो हो चुका है $1 ट्रिलियन का। इमेजिन कर सकते हो आप लोग कि हम यहाँ पर डिफिसिट में चल रहे हैं और हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। लेकिन वहीं पर चाइना और उनका जो ट्रेड सरप्लस है ना वो कहाँ पहुंच चुका है, $1 ट्रिलियन के आसपास। और अभी भी अगर देखें तो पिछले साल उनकी 5.2% की ग्रोथ थी। और अगर हम यहाँ पर 1990 से पिछले 10-20 सालों की भी बात कर ले तो यहाँ पर चाइना की ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है ना वो काफी अच्छी रही है। अगर इसी चीज को यहाँ पर हम इंडिया से कंपेयर करते हैं, मतलब मेरा मतलब है हिस्टोरिकल बेसिस पे, तो अगर यहाँ पर लास्ट टाइम का यानी कि कोविड-19 का 2021 का एक्सपेंशन अगर छोड़ दे तो
यहाँ पर 9% लास्ट टाइम हमने जो अचीव किया था वो हमने किया था 1988 में। उसके बाद से आज तक हम 9% को छू भी नहीं पाए हैं। और अभी करंट टाइम पर जो हमारी ग्रोथ रेट और जो प्रोजेक्शन होनी चाहिए वो थोड़ी सी अग्रेसिव होनी चाहिए और उस डायरेक्शन में पर्टिकुलरली काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस चीज से काफी हद तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जिसके बारे में हम सपने देखते हैं कि डेवलप कंट्री ये सब वो सब हम चाइना को टक्कर देंगे, उससे फिलहाल हम बहुत ज्यादा पीछे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी एक्चुअल में दिखाई देती है। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी है, मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को कैसे तब्दील करना है, मतलब प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये हमें अभी भी समझना पड़ेगा। और बात सिर्फ यहाँ पर नंबर्स की नहीं है, यहाँ पर जो FMCG सेक्टर है ना, जो कि हमारी डेली नीड्स को कंप्लीट किया करता है, उनके डेटा को भी अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर भी ये समझ में आ जाएगा कि ग्राउंड रियलिटी बहुत ही अलग होती जा रही है। और उससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो मार्केट में फॉल हो रहा है ना, वो आखिर हो ही क्यों रहा है। ये अभी मैं आपको डेटा दिखाता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर का, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी मानी जाती है। और पिछले 1 साल में रेवेन्यू में इसकी ग्रोथ दिखाई जाए तो मात्र 1% की है और -1% की प्रॉफिट ग्रोथ रेट है। तो पिछले 1 साल की अगर बात की जाए तो चीजें में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई देने लगी है। मेरा मतलब है इकोनॉमी के लिए भी और इन कंपनीज के लिए भी। ITC का भी यहाँ पर डेटा देख लीजिए आप लोग, 7% की ग्रोथ रेट यानी कि सेल्स ग्रोथ, और प्रॉफिट ग्रोथ है 2% की। नेस्ले का अगर यहाँ पर डेटा देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट में दिखाई देगा। पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए तो 17%, 3 साल पहले की बात की जाए तो 22%, लेकिन अभी की बात करें तो 5% और 10% मात्र प्रॉफिट ग्रोथ। और उनके CEO ने तो ये भी बोल दिया है कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है ना, वो धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा तकलीफ में है। आपको देखने की बहुत जरूरत है, यहाँ पे हमारी सरकार को यहाँ पे ध्यान देने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ। पिछले बीते सालों में आपने ये देखा होगा कि जो भी PSUs हैं यानी कि PSU कंपनीज हैं, उसमें बूम देखने को मिला था। उनकी वजह से बहुत सारी जो सरकारी कंपनीज थी ना, उनके प्रॉफिट लगातार ऊपर जा रहे थे। यहाँ पर आप इस डेटा को देखिए, जहाँ पर जो गवर्नमेंट कैपेक्स है, जो अलग अलग प्रोजेक्ट में उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर चल रहा है, वो पिछले 20 साल में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा हाई पर है। अब यहाँ पर जो स्काई ब्लू टाइप में ये कलर की जो लाइन है ना, वही है गवर्नमेंट कैपेक्स, कि आखिर गवर्नमेंट किस किस प्रोजेक्ट पर कितना पैसा आखिर खर्चा करता है, और वो 20 ईयर्स की हाई पर चल रहा है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पर सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पर अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगातार बहुत ही नीचे, बहुत ही तेजी से गिरता जा रहा है। अब देखिए, ये तो प्रॉब्लम है। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि क्या कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं और क्या कुछ बजट में इसके प्रावधान है, यानी कि हो सकते हैं, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सुधारी जा सकती है। इसको बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ पर क्यों गिर रहा है आखिर, यानी कि पॉइंट नंबर 2 पे। इसका मेन रीजन यहाँ पर ये है कि इंडिया का जो रूपी है ना, वो बहुत ही तेजी से अपनी वैल्यू को खो रहा है। अब आपके मन में यहाँ पर यह सवाल होगा कि आखिर इससे मार्केट क्यों ही गिर जाएगा। इसका यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, एक चेन इम्पैक्ट होता है। देखिए, यहाँ पर इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है ना, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल वो लगभग अगर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अब बहुत सारी चीजें हम क्रेजीली इम्पोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उतनी सारी चीजें हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर जो गैप है ना इस सब के बीच, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत बड़े कंसर्न वाली चीज है। एंड वी आर नेट इम्पोर्टर नाउ, यू नो कि लंबे टाइम से हम ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब जब ये ट्रेड डिफिसिट जो होती है ना, उसका हमारी करेंसी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। हमारी करेंसी है ना, जो उसकी वजह से बहुत ज्यादा वीक होती चली जाती है। और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, यानी कि इंडियन रुपीस क्यों फॉल कर रहा है, तो उसको जाकर आप आई बटन पे देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अब रूपी इतने लेवल पर गिर रहा है कि न्यूटन को भी यहाँ पर लगने लगा यार, ये तो ग्रेविटी से भी ज्यादा हो गया ना। अब यहाँ पर रूपी की गिरने, यानी कि आरबीआई यहाँ पर क्या कर सकती है। आरबीआई ने यहाँ पर यह कहा कि अगर हम बीच में नहीं आते तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हालत में जा सकता है, यू नो, क्योंकि कंडीशन से कुछ ऐसी है यहाँ पर। अब इसके चलते आरबीआई ने यहाँ पर क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे रूपी खरीद लिए और बहुत सारे यहाँ पर अपने डॉलर बेच दिए, ताकि वो रूपी को एक स्टेबल लाइन पर ला सके और उसको और भी ज्यादा गिरने से बचा सके। लेकिन उनकी ये तकनीक बिल्कुल भी सही होती नहीं नजर आती है। और इन सभी चीजों के बावजूद भी, यानी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, जो रुपीस की वैल्यू है ना, वो लगातार गिरती जा रही है। तो अभी यहाँ पर जो एफआईस है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो क्या करेंगे, वो इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले अपने डॉलर को रूपी में कन्वर्ट करेंगे और उस रूपी से शेयर खरीदेंगे इंडिया के अंदर। जब वहाँ पर शेयर को बेचेंगे तो उनको रूपी में पैसा मिलेगा, जिसको वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 1 साल पहले जब उन्होंने डॉलर को रूपी में कन्वर्ट किया होगा तो उनको $1 के बदले 80 रुपए मिले होंगे। लेकिन अभी उन्होंने 1 साल बाद अगर उसको बेच दिया तो वहाँ पर उनको $1 के लिए 85 से 86 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि डिफरेंस आ ही गया ना। यानी कि सीधे सीधे अगर कहूँ तो इंडिया के अंदर अगर रूपी गिरेगा तो जो यहाँ पर एफआईस है ना, उनका यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट करना उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा कर सकती है। तो जितना रूपी गिरेगा ना, उतना नुकसान होगा एफआईस का। यू नो, वो यहाँ पर क्या करते हैं इन सभी चीजों की वजह से, जो यहाँ पर रूपी है ना इंडिया का, वो बहुत ही लंबे समय से गिरता जा रहा है, यानी कि 2014 से गिर रहा है। तो उसको तो झेलने के लिए वो यहाँ पर तैयार थे, यानी कि लॉस को झेलने के लिए। लेकिन उनकी यहाँ पर ये भी उम्मीदें थी
थी कि मार्केट अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा, ताकि उनका जो 1 या 2 या 3% का जो लॉस है ना, वो इजीली रिकवर कर सके और एंड ऑफ द डे उसको अच्छा रिटर्न मिल सके। लेकिन अभी यहाँ पर अगर करंट टाइम की बात करें तो यहाँ पर जो यूएस बॉन्ड यील्ड है ना, वो लगभग 4.5% से ऊपर जा चुकी है, जो अभी से 1.5 या 2 साल पहले 1% के करीबन हुआ करती थी। यानी कि वहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिलना शुरू हो गए थे। फॉरेन की इन्वेस्टमेंट अगर डॉलर में मिलेगी, यहाँ पर करेंसी फ्लक्चुएशन का भी कोई रिस्क नहीं दिखाई देता, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर एफआईज की एक्सपेक्टेशन ये है कि 4.6% यहाँ पर बॉन्ड यील्ड से मिल रहा है वैसे 2 या फिर 1% का उनको यहाँ पर नुकसान तो हो ही जाता है वैसे, बिकॉज करेंसी की वजह से। यानी कि 4.6 प्लस 2% यानी कि वो हो गया 6.6%। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करें तो अच्छी खासी मार्जिन के साथ उनको प्रॉफिट मिले। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर हो ही हो रहा है कि करेंसी बहुत तेजी से नीचे जा रही है। और सेकंड थिंग यहाँ पर यह है कि इंडियन इकोनॉमी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एफआईज को ये सब रिस्की लग रहा है कि सबसे पहले हम करेंसी के फ्लक्चुएशन को झेले कि इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पर गिरने वाली है आने वाले टाइम में या फिर चढ़ने वाली है, इसके बारे में सोचे। ऐसा करके वो खुद ही कंफ्यूज है। तो एफआईज यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी एग्जिट मार रहे हैं। तो वेरी फास्ट मतलब कितना यहाँ पर, तो यहाँ पर अक्टूबर 2024 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो एफआईज की नेट सेलिंग थी ना, बहुत तक की हाई पर, यानी कि वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की थी। तो अभी अगर जनवरी मंथ की बात करें तो उन्होंने नेट 21,357 करोड़ की सेलिंग की है। तो अगर यहाँ पर डीमार्ट जैसी कंपनी, अगर हम उसकी ग्रोथ रेट देखें तो 17.68% है, यानी कि इतने का प्रॉफिट दिखाया पिछले क्वार्टर में, यानी कि दिसंबर 2024 में। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर 1 साल की बात करें बीते हुए, तो 18% की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 12% की। जिस कंपनी का एवरेज 25% का रहा है एवरेज ग्रोथ का, वो धीरे धीरे अभी के टाइम पर 12 से 15% के आसपास आ चुकी है। लेकिन हम वहीं पर अगर कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें, 85 to 100 इस बीच कंपनी का प्राइस रेशियो है। अब देखिए यहाँ पर इसको भी अगर सस्टेन करवाना है कंपनी को, तो कंपनी को उस तरीके की ग्रोथ यहाँ पर दिखानी पड़ेगी ही पड़ेगी। सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर ग्रोथ कम करोगे तो वैल्यूएशन भी कम हो जाएगी और ऑफ कोर्स यहाँ पर शेयर प्राइस में आपको फॉल्स देखने को मिल ही रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर फिर से एक बार डीमार्ट की ही बात कर ले, अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस डाउन है तो पिछले 3 सालों में 7% माइनस स्टॉक प्राइस CAGR है और पिछले 1 साल में -6% है। और सेम टू सेम थिंग बहुत सारी अदर कंपनीज के साथ भी हो रहा है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर बात करें तो कंडीशन ऐसी है, फिलहाल में पिछले 5 सालों में स्टॉक प्राइस CAGR 3% का रह गया है, जो कि FD से कम है और सेविंग अकाउंट से भी। इस सेविंग अकाउंट में जितने मिलते हैं उसके करीब आ चुके हैं, यानी कि इतने कम हो चुके हैं दोस्तों। सिमिलरली बाकी सारी कंपनीज की हालत भी ऐसी है, जो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूएशन है ना, उसके मैच करने में यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। और अगर परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है तो वैल्यूएशन में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिलती है। सोलर कंपनीज की अगर यहाँ पर बात करें तो लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी क्रेजी वैल्यूएशन के साथ इसको खरीदना शुरू कर दिया था। अब उसके डाउनफॉल के साथ वो लोग भी धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। इसके भी बहुत सारे कारण है, इसको मैं किसी और वीडियो में अच्छी तरीके से लगातार वीडियो में बताऊंगा, अच्छी तरीके से किसी वीडियो में विस्तार में बताऊंगा। तो इसकी वजह से बहुत सारी इन्वेस्टिंग कंपनी है ना, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस, वो सारे के सारे सफर कर रहे हैं एक साथ डाउनफॉल की वजह से। लेकिन अभी देखा जाए तो Q3 भी आने वाला है और बहुत सारे कंपनीज की वैल्यूएशन आने बाकी है अभी भी। और ओवरऑल जो RBI की रिवाइज स्टेटमेंट है उससे आइडिया ये आ जाता है कि Q3 wasn't that good bro। लेकिन यहाँ पर Q4 में अभी नजर है, यानी कि 2025 के बजट में नजर है, वहाँ पर रिवाइवेशन के लिए बजट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर किस तरीके से टैक्स कट आएंगे, किस तरीके से नए नए शेड्यूल्स आएंगे और नए नए टैक्स के स्लैब आने वाले हैं, इनके बारे में आगे वीडियो में किसी में बताऊंगा, आगे अपडेट देते रहूंगा आपको। और जनरली वीडियो में आखिर में आपको ये बताना चाहूंगा कि डाउनफॉल वर्स्ट टाइम होता है एग्जिट का और बेस्ट टाइम होता है एंट्री का। लेकिन इससे भी ज्यादा मानना मेरा ये है कि जल्दबाजी आप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। स्टेप्स में बाई कीजिए किसी भी स्टॉक को, एकदम जल्दीबाजी मत करिएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक साथ सारी के सारे स्टॉक को मत खरीदो। डाउनफॉल में आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा खरीदे, ताकि जो डाउनफॉल के टाइम पे आपको वो एवरेज प्राइस है ना, वो अच्छे खासे मिल सके। और यहाँ पर आपको काफी सारे डिस्काउंट्स में स्टॉक मिल जाएंगे। लेकिन वैल्यूएशन की प्रॉपर स्टडी करके कोई कदम उठाइएगा आप लोग। रैंडम स्टॉक को उठा के मत खरीदा करो कभी भी। फॉर एग्जाम्पल ये 50% ये गिर गया, इसको खरीद लेता हूँ, वो हो गया उसको खरीद लेता हूँ। प्रॉपर वैल्यूएशन में ध्यान दो, उसके बाद अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बनाओ। तो फिलहाल हम यहाँ पर रुक जाते हैं और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।